सबसे पहले तो माज़रत चाहेंगे आपसे कि हमने डिस्कस किया था कि लेक्चर सीरीज़ जो मेरे लिए होगी वो कंटिन्यू रखेंगे, बट 1.5 हफ्ता हुआ उसका कोई लेक्चर नहीं आया, क्योंकि बाकी वीडियोस बन रही थी। बट कोशिश करेंगे कि आगे से हमारे ये वाले जो लेक्चर सीरीज़ है कंटिन्यू रहे। जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग ये एक लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं बायोलॉजी के लिए, जो कि नीट या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जैसी चिड़िया जो है वो गलत होती है, ठीक है। सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, अपनी अपनी ज़रूरत है। आप खुद जानते हैं कि अगर आपको बोर्ड के लिए एनसीईआरटी पढ़नी हो और नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी पढ़नी हो तो उनमें कितना अंतर आएगा। या अगर आपको फ़िज़िक्स की पढ़नी है तो बोर्ड के लिए या नीट के लिए और जेईई के लिए अगर पढ़नी है तो तीनों के लिए एक ही एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं तो तीनों के पढ़ने के अंदर में कितना एक दूसरे से वो डिफ़र कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है उन लोगों के लिए है जो कि समझना चाहते हैं बायोलॉजी को, बायोलॉजी के लेवल पे देखना चाहते हैं। कुछ नहीं, क्या करेंगे इस इन्फॉर्मेशन का क्या पता, लेकिन मज़ा आता है सुनने में, समझने में, चीज़ों को नई तरीके से जानने में। दुनिया, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिनकी आज ज़िक्र करेंगे, हमारे पास कई सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे खूबसूरत है वो ये कि एक कमरे में बैठा हुआ कोई व्यक्ति किसी कैमरे और किसी माइक की वजह से तुम्हें ये इमेजिन करा सकता है कि धरती के ऊपर लाल हाथी के ऊपर सफ़ेद चूहा। मेरे मुंह से मैंने एक चीज़ इमेजिन की और वो चीज़ इमेजिन करने के बाद उसको इमेजिन करना ही अपने आप में कितना अजीब प्रोसेस है कि कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ मेरे दिमाग में हुई। वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के अंदर में इंफॉर्मेशन कोड थी। जो बात अभी मैंने कही उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदला गया। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाकर के कुछ केमिकल मेरे मसल्स पे जाकर के सिक्रीट करके आए, एसिटाइलकोलिन। वहाँ से मेरे जो जॉ मसल्स हैं और मेरा जो वोकल कॉर्ड है उसने एक कंपन किया, और वो कंपन बिल्कुल इतना सटीक था कि उस कंपन को ट्रांसफ़र किया गया आपके हवा के अंदर में, और हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से टकराने लगे, और जो टकराहट हो रही है वो भी अभी भी बड़े बेहतरीन लेवल पे है, जो कि माइक के अंदर में कंडेंसर लगा हुआ है जो भी बिल्कुल उसी तरीके से हिलता है। वो उस कंडेंसर जो है वो उस सिग्नल को, जो कि एनालॉग सिग्नल है, उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर में, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया जाता है 1 और 0 के अंदर में। केवल 1 और 0 के अंदर में कन्वर्ट करके उसको अलग तरीके की वेव से भेज दिया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से भेज दिया जाता है, आप तक पहुंचता है। आपके आपके जो डिवाइस है उसके अंदर में भी फिर वो जो जितना भी प्रोसेस हमने डिस्कस किया वही प्रोसेस जो है उल्टा होने लगता है। सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एक्टिव A10 से इलेक्ट्रिकल से फिर एनालॉग से आपके हवा हिलती है, और हवा हिलती है तो आपका जो कान का पर्दा है वो हिलता है। कान के पर्दे हिलने से जो हड्डियां हैं वो हिलती हैं। हड्डियां हिलने की वजह से आपके कान के अंदर में एक हिस्सा है कॉकलिया के अंदर में पानी है, पानी में तरंगे बनती हैं। वो तरंगे नीचे, उनमें सबसे नीचे कुछ ऐसे सेल्स रखी हैं जिनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे से बाल हैं, हेयर सेल्स जिनको कहा जाता है। वो हेयर सेल हिलते हैं और बिल्कुल उस ही पैटर्न में हिलते हैं, और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दोबारा से जो है न्यूरॉन के द्वारा, और वो आपके ऑडिटरी कॉम्प्लेक्स, टेम्पोरल लोब पे ऑडिटरी कॉम्प्लेक्स पे जाकर के लेकर के जाया जाता है उसे, और आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसे डिकोड करता है, एनालाइज करता है, और आप बिल्कुल वही सोच पाते हैं जो मैंने इस वक्त यहाँ से सोचा था। लोग जादू में विश्वास रखते हैं कि भाई जब तक आपको उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है और कुछ ऐसा काम हो रहा है जो अमूमन आप नहीं देखते, हम उसको मैजिक की कैटेगरी में डाल देते हैं। ज़रा इस बात को डाइजेस्ट करके देखिए कि अभी अभी मैंने आपको एक ऐसी चीज़ इमेजिन कराई है जो केवल मेरे दिमाग में थी, और वो मेरे दिमाग से केवल और केवल कुछ तरंगों के बेसिस पर वो इमेज, सेम इमेज, जो न तो कभी इस दुनिया में आज तक एग्जिस्ट की थी और न तो आज के बाद कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगी, एक ऐसी तस्वीर मैंने आपके दिमाग में छाप दी। क्या कहेंगे इसे?
आज का जो ज़िक्र होने तो जैसा कि बोला कि कोई लॉजिक नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि हम किस लिए ये तैयारी कर रहे हैं। बस चूँकि आपको हो सकता है कि कुछ बैचलर्स के स्टूडेंट्स, मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे हों। केवल और केवल सोचना, समझना और मज़ा आता है, बस दैट्स द एंड पॉइंट। वैसे लाइफ में 99% जो चीज़ें हैं, जो आप करते हैं, उसका असल जवाब है पता नहीं, बस मज़ा आता है, ठीक अच्छा लगता है। हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस की आदत होती है किसी भी तरीके की चीज़ों में उसको रेसिप्रोकली डिफेंड करने की ताकत होती है। जब अगर यदि आप साइंटिस्ट बन जाएंगे तो आपको ये याद आएगा कि मैंने जो 9वीं क्लास में हमें जो पिकनिक लेके गए थे वो साइंस म्यूज़ियम लेके गए थे, या मेरी साइंस की टीचर ने एक बार मुझे ऐसा कहा था, वैसा कहा था। और आप कहेंगे कि आई वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम अ साइंटिस्ट, देयर वॉज नो वे अराउंड। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एक्टिंग की दुनिया में चले जाते हैं तो शायद आपको याद आएगा कि अरे यार, याद है वो 11वीं क्लास में वो था और टीचर ने मुझे कन्विंस किया था कि भाई कैसे भी करके ये नाटक में तो तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्लास में तुम इतने उछलते कूदते रहते हो। और वहाँ से अगर आप एक्टिंग की दुनिया में चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि आई वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम एन एक्टर। लेकिन दिस इज़ अगेन जो हम बात कर रहे थे कल परसों, बायसेस होते हैं कि हम जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। और यहाँ वाले केस के अंदर में हम रेसिप्रोकली केवल वही रास्ता, उन्हीं डॉट्स को जॉइन करते चले जाते हैं विच वर मेकिंग सेंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और दिस हैपन्स इन योर लाइफ डेली। किस बिना पर, मतलब सबसे कॉमन एग्जांपल स्टॉक मार्केट का है कि जैसे ही किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे चला जाता है, लोग बैठ जाते हैं टीवी पर और दलीलें पेश करने लगते हैं, ऐसा इसलिए हुआ है, ऐसा वैसा वैसे इसलिए हुआ है। या कोई पार्टी जब जीत जाती है या कोई पार्टी जब हार जाती है, तब लोग उसके होने के बाद दलीलें पेश करते हैं कि ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। और आप भी यू ऑल्सो बाय दैट आर्ग्यूमेंट। आपको लगता है कि शायद ये इसलिए हुआ था, बट ऐसा केवल और केवल आप रेसिप्रोकल रीजनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप में इतनी ही क्षमता है तो किसी भी चीज़ को जानने की और प्रिडिक्ट करने की, जो कि मल्टी वेरिएबल कंडीशंस के अंदर में नहीं हो सकता, क्योंकि कई कंडीशंस ऐसी होती हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे किसी पार्टी का जीतना हो, चाहे चाहे कुछ भी हो, जहाँ पर जब ज़्यादा वेरिएबल्स एग्जिस्ट करने लगते हैं तो आपके पास सारे वेरिएबल तो है नहीं जानकारी लेने के लिए, तो आप उसमें से एक बड़ा छोटा सा सबसेट लेते हैं, उसको देखते हैं, आपको लगता है इस सबसेट के मुताबिक जो है ये परिणाम होना चाहिए, जबकि आपके पास पूरा सबसेट था नहीं। अगर आपके पास पूरा सबसेट होता तो मान लेते कि जानकारी आपको है और आप सही डिसीजन लेने में कामयाब हो पाते। लेकिन सारा डेटा आपके पास नहीं था और आप एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन करेंगे जो कि आधी बार सही निकलेगा, आधी बार गलत निकलेगा, विच इज़ एज़ गुड एज़ कि आप कॉइन टॉस करके ये बोल दीजिए। मतलब यही रेसिप्रोकल रीजनिंग आपका आगे चल कर के बाबा अगर हैं किसी के, आप जानते हैं कि घरों के अंदर में गुरुओं को फॉलो करने का ट्रेडिशन चलता है। तो आप देखेंगे कि अजी उन्होंने, आपने अपने परिवार में सुना होगा कि अजी उन्होंने, बाबा ने तो जी पहले ही बता दिया था कि ये लड़का होगा। अब बाबा जी बैठे हैं वहाँ पर और बाबा जी क्या कर रहे हैं कि 50% को बोल देते हैं लड़का, 50% को बोल देते हैं लड़की। या अगर बाबा जी मान लो सबको लड़का ही बोल दे रहे हैं, तब भी 50% की गारंटी है कि अगर बाबा जी के 100 फॉलोअर हैं तो उसमें से 50 की तो गारंटी है कि जो है बाबा जी जो बोलेंगे वो सही निकलेगा। बट क्या ये, इसको बोलते हैं केवल और केवल कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी की वजह से इट वाज डेस्टिन्ड कि आप 50% सही आकलन जो है उस 50% सही लगा पाएंगे। और लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, हम ये वाले जो बाबा हैं वो बहुत अच्छा बताते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कभी आपको अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति भी मिल जाते हैं जो बताते हैं कि नहीं नहीं ये बाबा हैं, इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्रेडिक्शन दिया हुआ है, इन्होंने तो हर चीज़ बता देते हैं, ये तो जो है 50% टाइम नहीं बताते हैं, इनका तो हमने आंकड़ा निकाल करके देखा है, हमारे घर में जो है 5 बच्चे हुए हैं और पाँचों के पाँचों का इन्होंने जो है बिल्कुल सही से बताया है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। अब यही बिल्कुल सेम जो पैरेलल केस है वो किसका हो रखा है कि आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप होता है तो अलग अलग तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, ये सब लोगों से प्रेडिक्शन निकलवाई जाती है। तो एक बार क्या हुआ कि 12 मैचेस थे, जितने भी मैचेस हुए हों 12 मैचेस हुए, तो 12, एक ऑक्टोपस था, तो ऑक्टोपस पॉल मेरे ख्याल से नाम, शायद आई एम नॉट श्योर, बट ऑक्टोपस ने 12 के 12 जो हैं सही नतीजे जो हैं दे दिए। अब लोग बोलेंगे यार देखो
एक दो देते तो हम मानते हैं, लेकिन इसने तो 12 के 12 मैचेस जो हैं वो सही बताए हैं, तब तो इसको कुछ आता ही होगा, मालूम होगा, कोई ऐसी जानकारी होगी। नहीं, अभी भी आपके पास सारा डेटा नहीं है। अब इसको इस तरीके से समझिए, एक बार एक लोगों ने लोगों को ठगने की स्कीम निकाली। अब क्रिकेट का वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि पहला मैच जो है इंडिया पाकिस्तान का है, और उसमें से जो है इंडिया जो है वो जीतेगी। अब हुआ ये था कि जो ठगने वाली टीम है उसने 1 लाख जो लोग हैं उनको चिट्ठियाँ भेजी कि भाई अगला मैच जो है 50,000 को बोला कि पाकिस्तान जीतेगा, 50,000 को बोला कि इंडिया जीतेगा। अब अगला मैच होगा, अगला मैच जब होगा जो इंडिया जीती है, केवल उन्हीं लोगों को अगला मैच, मान लीजिए इंडिया और इंग्लैंड के बीच में है, तो बोला जाएगा कि भाई अगला जो मैच है वो इंग्लैंड जीतेगी। तो अगले जो 50,000 व्यक्ति हैं उसमें से 25,000 को लिख करके भेजा कि इंडिया जीतेगी, 25,000 को लिख करके भेजा कि आपका जो है इंग्लैंड जीतेगी। अब ऐसा करते 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 आखिरी में इनके पास 100-200 लोग बचे कि भैया, अब उन्होंने बोला कि देखिए अगला है वर्ल्ड कप फाइनल। आपने देखा कि पूरे सीज़न में हमारी कंपनी ने आपको जो है सारे के सारे जो जवाब हैं बिल्कुल सटीक दिए हैं। अब अगर आप हमें जो है वो 50,000 रुपये देंगे तो हम आपको अगला बता देंगे, आप जाइए कहीं भी सट्टा लगाइए, आप गारंटी के साथ जीतेंगे। अब ये 100 लोग जो हैं जिन्होंने देखा है कि भैया अरे ये तो पूरा का पूरा इन्होंने 11 मैच जो है बिल्कुल सही के सही बताए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा था। क्योंकि जो ऑक्टोपस है उसके अलावा और भी तो जानवर थे जो हिसाब लगा रहे थे, तो वो हटते चले जा रहे थे, जैसे ही उनका एक एक जो है वो गलत होता था वो हट जाते थे। अब यही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर में भी। स्टॉक मार्केट के अंदर में आपका क्या होगा कि कोई ना कोई ऐसा बच्चा तो होगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा ना जिसकी प्रेडिक्शन सही निकलती चली जा रही होगी। लेकिन उसके अंदर में से ये जो कहानियाँ मैं बता रहा हूँ, ये निकोलस नसीम तालेब की किताब है फूल्ड बाय रैंडमनेस, उसके आइडियाज़ को ही रीफ्रेज करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अब एक तो व्यक्ति होगा जो वॉरेन बफे बनेगा। अब दुनिया में लोग बोलते हैं कि वॉरेन बफे की कारीगरी हो सकता है कुछ हद तक हो, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका रैंडमनेस का भी है कि झुनझुनवाला जी जो थे वो अभी निकल लिए हैं, और 60-62 की उम्र में निकल लिए, आगे भी उनकी उम्र नहीं बची। तो एक तो वो समय लगता है, पैसा जो वॉरेन बफे ने अपना 90% पैसा कमाया है वो 60 की उम्र के बाद कमाया है। 90% पैसा सोचिए। तो उसी तरीके से ये बात इनेविटेबल थी, दिस वाज इनेविटेबल कि कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जिसकी प्रेडिक्शन जो है सही निकलती जाएंगी, लेकिन लोगों को लगेगा नहीं नहीं, व्यक्ति के अंदर में ही कुछ बात है, वो हमेशा ही आगे सही डिसीजन लेता चला जाएगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक और एग्जांपल से समझिए कि अगर आपके स्कूल में 3,000 बच्चे हैं और हम हेड टेल करवाना शुरू करें, तो ऐसा एक बच्चा ज़रूर होगा जिसके लगातार 10 हेड आ जाएंगे। अब ये बच्चे का टैलेंट नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने बोला हेड टेल करो, सबका हेड आया, तो जिनका हेड आया उनको एक साइड रखा, टेल वालों को बोला क्लास में जाओ। जिनका हेड आया उनको फिर बोला हेड टेल करो, उनको बोला, तो उसमें से फिर आधे बच्चे बचे होंगे, तो उनको बोला, टेल वालों को बोला क्लास में जाओ, हेड वाले। आखिर में एक बच्चा बचेगा जिसका 10 के 10 बार हेड में से हेड लाया होगा जो, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि उसका टैलेंट था? लेकिन जैसे ही लाइफ के अंदर में आपको कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता हुआ दिख जाता है, तो उसको लगता है कि ये उसी ही की टैलेंट के बेसिस पर हुआ है। तो इसके अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की। दिस वाज द कॉन्सेप्ट विच यू विल अंडरस्टैंड। ये जो कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किए 12वीं कक्षा के अंदर में, 12वीं पुरानी, मतलब कि ये जो एनसीईआरटी इस वक्त आपके पास है, इससे पिछली वाली जो एनसीईआरटी हुआ करती थी, उसका जो पहला चैप्टर हुआ करता था 12वीं क्लास का, उसके अंदर में यही बातें डिस्कस करने वाली थी कि किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सामना कैसे किया जाए, किसी भी पर्टिकुलर कोई भी सवाल जब आपके सामने आता है, तो उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट से आप किस तरीके से उससे जूझ सकते हैं। आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो फेक न्यूज़ की चल रही है, या किसी भी तरीके की न्यूज़ जब आपको कोई व्यक्ति प्रोवाइड करता है, तो आप उससे कैसे पार पाएंगे। जैसे कि हर व्यक्ति ने ये अपने बचपन में सुना ही होता है, ज़्यादातर लोगों ने जो नॉर्थ इंडिया के अंदर में है, कि भैया हीरा चाटने से जो है वो मौत हो जाती है, या फला, या इस तरीके की अफ़वाहें जो हैं बहुत ज़्यादा चलती हैं। जैसे कि काला बंदर की जो अफ़वाह थी, जो जितनी चली, या हीरा चाटने से जो है मौत हो जाती है, या और भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके राज्य, आपके ज़िले के अंदर में कौन सी ऐसी अफ़वाहें हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवेल की एक वक्त के ऊपर में। तो पॉइंट क्या है कि उस जो 12वीं क्लास का जो पहला चैप्टर हुआ करता था एक ज़माने में, वो आपको ये बताता था कि भैया कोई पर्टिकुलर
क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट से किस तरीके से पकड़ा जाए, किस तरीके से जांचा जाए। जैसे कि हीरा वाली एक समस्या है, तो हीरा वाली समस्या को आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर हीरा चाटने से इतनी जल्दी मौत हो जाती है तो कुछ लोग तो ऐसे ही रैंडमली बिना जाने ही चाट जाते होंगे, तो अखबारों में खबर आनी चाहिए। लेकिन कितनी बार आपने सुना है कि अखबारों में इतने लोगों की हीरा चाटने से मौत हुई है। आप तुरंत आज की तारीख में तो गूगल देवता आपके पास हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं कि एक साल में हीरा चाटने से कितने लोग मरते हैं, तो आपको तुरंत जानकारी, एक आंकड़ा मिलता है कि हाँ सरकार इतनी अगर हीरा चाटने से मौत होती है तो कितना आसान है हीरा चाट के मौत हो जाना। अगर इतना आसान ही है तो लोग क्यों हीरे की जो ज्वेलरी है वो घर में खरीदेंगे। बच्चे को गोदी में लिया हुआ है, गले के अंदर में आपका हीरे का कुछ पड़ा हुआ है, बच्चे ने अगर अपने मुंह पे चाट लिया तो बच्चा मर जाएगा। तो क्या लोग हीरे की ज्वेलरी खरीदते अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा आसान होती? तो किस तरीके से क्या सवाल पूछे जाएँ जिसके बिना पर आप उस पर्टिकुलर चीज़ है, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर आप सही डिसीजन ले पाएँ कि क्या ये सही इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है, या इसको किस डायरेक्शन में देखना चाहिए। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो, और यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है किसी पर्टिकुलर जो डिस्कवरी की जाती है, कोई जो नई डिस्कवरी की जाती है उसको लेकर के। तो कि किस तरीके से एक थ्योरी शब्द अलग है या लॉ का शब्द अलग है, लेकिन कंटेक्सचुअली ये शब्द अपना अलग अलग मीनिंग दे सकते हैं। थ्योरी का मतलब ये नहीं होता है कि ये तो मतलब कि हम हायरार्की बना देते हैं कि हाइपोथेसिस होती है, फिर उसके बाद आपका फेवरेबल लीड्स मिलेंगी आपको, उसके बेसिस पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको एक थ्योरी मिलेगी, थ्योरी के बाद लॉ मिलेगा। नहीं, मतलब इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। एक 10वीं के बच्चे के लिए सोचना इस डायरेक्शन में ठीक है, लेकिन आपको आगे जा कर के ये स्टेजेस भी पार पानी पड़ेंगी। और यही चीज़ें लिखी हुई थी उस पहले चैप्टर में, जिस चैप्टर को हटा दिया गया है कि, और शायद जिस चैप्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रही इस पिछले समय के अंदर में, पिछले जब से व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेट होती हैं, आप रोज़ाना पढ़ते हैं, रोज़ाना देखते हैं कि आप अच्छा ये इन्फॉर्मेशन ऐसी, ये इन्फॉर्मेशन तो फ़लाँ, मतलब कि ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं समझ में आ रही है। अब जब तक बात है इस चीज़ की कि आपको बोलेंगे कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है कि ये लोग क्या सोचते हैं, कोई व्यक्ति क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे होम्योपैथी का एग्जांपल है, तो होम्योपैथी में लोग कहेंगे कि भैया अगर शुगर पिल ही दे रहा है और व्यक्ति को विश्वास होता है कि होम्योपैथी की दवा चाटने से वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, तो क्या ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अब आप इस चीज़ का दरवाज़ा खोल दिया है आपने कि लोग इस तरीके की चीज़ों को आज़माने लगें। इसका यहाँ से सुनिए ज़रा, कि अगर आपको प्रमाण, और मतलब कि अगर आपको नहीं पता है कि ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ काम करती है कि नहीं करती, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि एलोपैथी कोई दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है। इट इज़ अबाउट आइडिया अच्छा या बुरा हो सकता है। आइडिया, आपको कोई भी आइडिया क्यों ना हो, चाहे वो एलोपैथी से आ रहा हो, चाहे वो होम्योपैथी से आ रहा हो, चाहे वो आयुर्वेदा से आ रहा हो, चाहे वो यूनानी से आ रहा हो, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, आइडिया ये है, पॉइंट ये है कि वो आइडिया अपने आप में अच्छा या बुरा हो सकता है। जैसे कि बुरे एग्जाम्पल एलोपैथी के, हमने ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज़ बांटा हुआ है। आपका अगर आपको किसी भी तरीके की मानसिक तरीके से, आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, और आप जाके डॉक्टर को बोलते हैं यार ऐसे ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर अगर आपको ये कहें कुछ नहीं है, आपका खोपड़ी खोलेंगे और जो फ्रंटल लोब है ना, उसमें से चम्मच से ऐसे करके एक चम्मच जो है ब्रेन निकाल देंगे, और ब्रेन निकाल करके डब्बा बंद करके आप एकदम मस्त हो जाएंगे। आप आज की तारीख में बोलेंगे तेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्या बोल रहा है तू, तेरे को आइडिया भी है? लेकिन यकीन मानिए, हमने हज़ारों, मतलब 50-60 हज़ारों, और ये ऐसे ऑपरेशन किए हैं, और जिस व्यक्ति ने इस ऑपरेशन लोबोक्टमी, फ्रंटल लोबोक्टमी बोलते थे इसको, जिस व्यक्ति ने इस तरीके के ऑपरेशन को शुरुआत किया और ऐसे ऑपरेशन किए, उस व्यक्ति को हम नोबेल प्राइज़ दे चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप पैरवी कर सकते, कि क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, सिंपल आइडियाज़ की तरफ भागते हैं। इसको कहा जाता है साइकोलॉजी के अंदर में ऑकम्स रेज़र। देखिए क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की एक्सप्लेनेशंस जो होती हैं, अगर आपको वाकई में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है, तो आपको ये बात गारंटी है कि वहाँ पर पचासों वेरिएबल होंगे। आप उसमें से शुरुआत के जो सबसे ज़्यादा वज़नी 10 वेरिएबल्स हैं, 10 जो
इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले, आपको उनको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, एनालाइज़ करना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ को लेकर के कोई डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन अगर 1 मिनट का वीडियो बनाना है, रील बनानी है या यूट्यूब शॉर्ट बनाना है या लोगों की आंखें पकड़नी है कि आप लोग उनको देखें, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पे शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस चलेंगी कि आपको सही और गलत ऐसी चीज़ों में खेलना पड़ेगा कि नहीं जो जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल मैं दंगे का लेता हूँ कि आप जानते हैं कि जो दंगे होते हैं वो किसी एक वजह से नहीं होते हैं कि वहाँ पर 100 वेरिएबल हैं, वो 100 वेरिएबल जब एक साथ आते हैं तब जा कर के एक पर्टिकुलर जगह पर दंगे होते हैं। लेकिन आप जब न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट देखते हैं तो आप देखते हैं कि नहीं तुम बताओ कि इस पार्टी ने करवाया दंगे कि उस पार्टी ने करवाया। दंगे कराना इतना आसान नहीं होता है ऐसा नहीं है कि मैंने दंगे कराए हुए, बट हाँ, चूँकि इतने सारे वेरिएबल्स उसके अंदर में मौजूद हैं, तो ये कह पाना, उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन दे पाना आसान नहीं होता है। और अगर उसकी कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन पे आप चले गए तो फिर वो 2-4 घंटे का वाद विवाद हो जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एटीपी खर्च करना पड़ेगा और दिमाग वो करना नहीं चाहता है। इसलिए हम सिंपल एक्सप्लेनेशन की तरफ हमेशा जाते हैं, जैसा कि भैया इसने कराया कि उसने कराया, हम अच्छा होता है या बुरा होता है, तो सिंपल ऑकम्स रेज़र बोलते हैं कि हम हमेशा सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को कोई हम डिस्कस कर रहे थे कि ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आइडिया अच्छा या बुरा हो सकता है। होम्योपैथी की जो हम बात बता रहे थे कि अगर आपने इस चीज़ को अलाउ किया तो फिर और भी चीज़ें इससे अलाउ होती चली जाएँगी। लोग विच क्राफ्ट में भी बिलीव करके वो चीज़ भी करना शुरू कर देंगे और तब वो जो है वो नुकसानदेह हो जाएगी। जैसे कि लोगों को दिमागी शॉक दिया जाता था और उम्मीद की जाती थी कि ये शॉक देने से जो है वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम ही होती थी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दे करके व्यक्ति को आप ये समझिए कि आप ऐसे बिगाड़ करके किसी भी चीज़ है, तो अगर कोई कपड़े पड़े हैं तो वहाँ पर अगर आप ऐसे हाउस में कपड़ों में हाथ मारे तो कितने कपड़े पूरी अच्छे तरीके से वापस से तय हो जाएंगे, संभावना कम है। उसी तरीके से किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल शॉक दे करके उसकी वायरिंग ठीक हो जाए, इसकी इसकी एक्सपेक्टेशन करना भी उतना ही बचकाना हरकत होगी। आज हम किसी पर्टिकुलर, भाई चूँकि कोई खाका नहीं है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज कि हम जो है इस चीज़ पर बातचीत करेंगे कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोचा कैसे जाए, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे विचारा कैसे जाए। ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि आज डिस्कस करेंगे। आज हम रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के ऊपर बात करने वाले थे, बट बहरहाल क्योंकि ये कोर्स इज़ नॉट अबाउट किसी भी तरीके से किसी चीज़ को पार पाने के लिए नहीं है, बट अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप जान रहे हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट से ऊपर उठ रहे हैं, एक अच्छे चेतना आपके आ रही है, क्योंकि चेतना, आज दिमाग, ये सब एक ही, मन, वृत्ति, चेतना, चित्त, ये सब अलग अलग शब्द हैं, बट ठीक है। तो बस आपको चेताने के लिए कि आप चेत जाएं, कि सोचें चीज़ों को लेकर के, अरे यार कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम थोड़ा सा भी डिटेल में नहीं सोचते हैं, शॉर्ट में हमको आंसर चाहिए होता है। बहरहाल आज की जो आइडिया है इसको यहाँ तक रखेंगे। अगली बार नेक्स्ट जब लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन, एलजीबीटी कम्युनिटी जो कि एनसीईआरटी से गायब है, रिप्रोडक्शन के ऊपर, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ज़माने में आया ही क्यों, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो ही तरीके के रिप्रोडक्शन क्यों हैं, 3 तरीके के रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है। इन तरीके के सवालों पर चर्चा करेंगे अगली बार। तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।